हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक नया टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? मार्शलिंग मतलब क्रमबद्ध और कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान। मार्शलिंग दो जगह ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी में डिफाइन किया हुआ है, दोनों अलग अलग है। पाश्चिक क्रेता का क्रमबंधन है सेक्शन 56 में और पाश्चिक बंधकदार का क्रमबंधन है सेक्शन 81 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाश्चिक क्रेता का क्रमबंधन, बाद वाले क्रेता का मार्शलिंग 56। पहले मैं आपको इसके सब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बता देती हूं जो कि एक्ट में इसकी लैंग्वेज है। उसके बाद हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे पाश्चिक क्रेता का क्रमबंधन। एसेंशियल एलिमेंट्स की कौन कौन से हैं कि अंतरणकर्ता यानी कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर रहा है, जिसका वो अंतरण कर रहा है, वो एक ही व्यक्ति होगा, दो अलग अलग पर्सन नहीं, ओनली वन पर्सन। नेक्स्ट, अंतरणकर्ता यानी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है दो या दो से अधिक संपत्ति का स्वामी हो। अब ये जो सिद्धांत है वो वहां अप्लाई होगा जहां पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है उसके पास में एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी हो। एक प्रॉपर्टी तो है, उसका ट्रांसफर करते हैं, वहां तक तो समझ में आता है। अब ये क्रमबंधन क्यों इसको यूज किया गया है? इसीलिए यूज किया है कि जहां ट्रांसफरर के पास में दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी होगी तो ये इसका एसेंशियल एलिमेंट है। ट्रांसफरर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, प्रॉपर्टी दो या दो से अधिक होनी चाहिए, सभी संपत्तियों को एक के पास बंधक रखा हो। अब जितनी प्रॉपर्टी उसके पास थी, दो थी, तीन थी, चार थी, जितनी थी उसने किसी एक पर्सन के पास में पहले मॉर्गेज पे रख दी है, बंधक पर रख दी है। आगे बढ़ते हैं, वो भी किसी एक के पास में, उनमें से एक संपत्ति को बाद में सेल कर दिया। प्रॉपर्टी दो, तीन, चार, पांच जितनी भी थी, तीन तो उसके मान लो चार प्रॉपर्टी थी, तीन उसके पास छोड़ी और एक प्रॉपर्टी को उसने किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, बेच दी। तो वो होना चाहिए, बाद में बेचना होना चाहिए। क्रेता को यानी कि जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको ये चीज का राइट होगा कि जो बंधकदार है, जिसने पहले प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी रखी गई थी, जब वो अपना पैसा वसूल करेगा तो वो उस प्रॉपर्टी में से वैसा पैसा वसूल करेगा। तो बाद वाले पाश्चिक क्रेता, किसको पढ़ रहे हैं? पाश्चिक क्रेता। बाद वाले क्रेता को ये अधिकार है कि वो बंधकदार को ये बाउंड करे कि आप अपना पैसा, जो प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रखी है, जो अभी तक पड़ी है, जो कि उसने सेल नहीं की है मेरे को, उस प्रॉपर्टी में से आप जो भी आपका कर्जा है वो निकाल लो। आपकी जो भी आपको वसूल करना है बंधक करने वाले से, वो सब की सब आप उस प्रॉपर्टी में से वसूल करो, बजाय किसके? जो कि मुझको सेल कर दी गई है। तो ये है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। पाश्चिक क्रेता का जो क्रमबंधन का सिद्धांत है वो सेक्शन 56 में है और उसके सभी एसेंशियल एलिमेंट्स ये हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जिससे जो भी पॉइंट और टोटल सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मान लो ये ए पर्सन है, इसके पास में x,
वाई जेड, 3 प्रॉपर्टी है। तीनों प्रॉपर्टी इसने बी के पास में क्या कर दी है, मॉर्गेज रख दी है, बंधक रख दी है। अब थोड़े टाइम में बाद क्या होता है कि ए, प्रॉपर्टी ए की है, अंतरणकर्ता ए है, और ये अंतरणकर्ता आप नहीं कहोगे यहाँ पे क्योंकि इसने मॉर्गेज पे रखी, मॉर्गेज करता, मॉर्गेजर, और ये मॉर्गेजी है, ठीक है। तो इस मॉर्गेजर ने ये तीनों प्रॉपर्टियां बी को मॉर्गेज कर दी। अब इन तीनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये जेड, ये प्रॉपर्टी उसने सी को सेल कर दी। अब जब इसने इसको मॉर्गेज रखा है तो मान के चलिए इसके एवज में कुछ लिया भी है। मॉर्गेज का टॉपिक मैं आपको पहले से ही करवा चुकी हूं, तो मॉर्गेज को अगर आपको समझना है तो आप मेरी टीपी की ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी की प्लेलिस्ट में जाइए और मॉर्गेज को टॉपिक को पूरा वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो अब ए ने बी को मॉर्गेज रखी तो उसके बदले में कुछ पैसा लिया इन 3 प्रॉपर्टी के बदले में। तो मान लीजिए उसने इसके बदले में क्या लिया, आपसे 1 लाख रुपीज लिए बी से। अब 3 प्रॉपर्टी के बदले उसने 1 लाख रुपीज ले लिए। थोड़े टाइम में बाद उसने क्या किया, जो जेड नाम की प्रॉपर्टी थी वो उसने सी को सेल भी कर दी, बेच दी। अब सी जो क्या है, पाश्चिक क्रेता है, बाद का क्रेता है। फर्स्ट तो ये रह गया, अभी प्रॉपर्टी फिलहाल इसके पास है, बाद का क्रेता ये तो खरीदारी हो गया क्योंकि पाश्चिक क्रेता की बात चल रही है, इसने खरीदी है। अब ये क्या कहेगा, अब बी को अपने पैसे वसूल करने हैं, ये पैसे नहीं दे रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा है तो ये अपने पैसे वसूल करेगा। किससे पैसे वसूल करेगा, उसकी प्रॉपर्टी में से ही निकलवाएगा, और कहां से निकलवाएगा। मॉर्गेज रखने का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ ना कुछ चीज एज ए सिक्योरिटी हमारे पास रखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो। बैंक भी यही करती है, आपकी प्रॉपर्टी रखवा लेती है और बाद में आपको लोन देती है। तो यहां पर भी सेम वही चीज है, इसने प्रॉपर्टी रखी, पैसा ले लिया, अब ये पैसा नहीं चुकाएंगे तो वो प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो तो प्रॉपर्टी को सेल ही करेगा। सेल करके जो पैसा 1 लाख रुपए उसने दिए हैं वो वापस उस प्रॉपर्टी में से बेचकर उसको, ये जो भी उसका यूज करके उसको पैसा निकलवाएगा। तो यहाँ सी बी को क्या कहेगा कि भैया आपको जो पैसे निकलवाने हैं ना, आप इन 2 प्रॉपर्टी में से निकलवा लो। ये जो 1 लाख रुपए हैं आपको जो इससे वसूल करने हैं ए से, वो आप इन 2 प्रॉपर्टी में से ही वसूल करो। किससे मत वसूल करो, जेड से। क्यों ना करो, क्योंकि वो मुझको सेल कर दी गई है। तो ये सी के पास में एक राइट है, एक अधिकार दिया गया है कि वो पहले वाले जो क्रेता, जो पहले वाला जो व्यक्ति है उसको इस चीज के लिए बाउंड कर दे कि आपको जो भी वसूल करना है आप पहले वाली प्रॉपर्टी में से ही वसूल कीजिए, जो मेरे को सेल कर दी गई है उससे वसूल मत करो। ये हमने देखा सेक्शन 56, पाश्चिक क्रेता का क्रम बंधन का सिद्धांत। क्रम बंधन का यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी से है और ये साथ में एक के बाद एक, पहले एक को फिर दूसरे को, पहले एक को बंधक दिया दूसरे को सेल कर दिया। इससे ये जो क्रम का सिद्धांत है वो यहाँ पे चल रहा है। तो हमने अभी देखा पाश्चिक क्रेता का क्रम बंधन का सिद्धांत, ये क्रेता से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, क्रेता से रिलेटेड है और हमने ये 56 में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं पाश्चिक क्रम बंधकदार का क्रम बंधन। बाद वाला जो बंधकदार है जिसने बाद में, अभी बाद में हमने प्रॉपर्टी दूसरे वाले पर्सन को सी को प्रॉपर्टी सेल की थी। अब ये जो पॉइंट है पाश्चिक बंधकदार यानी कि दूसरे वाला, जैसे अब कोई सी होगा, ए बी के बीच में पहले मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब जो सी पर्सन होगा
वो भी मॉर्गेज ही होगा, यानी उसको भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, वो बंधकदार होगा। अब उसके क्या राइट है, वो भी इसमें ही है, उसको क्रमबद्ध में क्या है राइट, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इस पॉइंट को कवर करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाश्चिक बंधकदार का क्रमबंधन। अब हम इस सिद्धांत पर आते हैं। ये सिद्धांत सेक्शन 81 में दिया गया है। तो ये सिद्धांत भी इस ऊपर वाले पाश्चिक क्रेता के सिद्धांत की तरह ही है, बस वहां क्रेता था और यहाँ पर बंधक दूसरा होगा, वो बंधक दूसरा बंधकदार होगा। तो इसके भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, फिर हम भी इसको भी फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या है, जो प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर करने वाला है वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए, अंतरणकर्ता एक ही व्यक्ति होना चाहिए। सेकंड, अंतरणकर्ता के पास 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सिद्धांत लागू ही तब होगा जब उसके पास में 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी होगी, यानी एक से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी है उसके पास में, तो यह सिद्धांत वही अप्लाई है। सभी संपत्तियों को एक के पास में बंधक रखा है। जितनी उसके पास प्रॉपर्टी थी जो वो बंधक रखना चाहता था, मॉर्गेज रखना चाहता था, वो सभी प्रॉपर्टीज उसने एक ही व्यक्ति के पास में मॉर्गेज पर रखी है, एक ही व्यक्ति के पास में बंधक रखी है। नेक्स्ट, उनमें से एक या एक से अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास में पुनः बंधक रख दिया। पहले तो उसने मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी रखी थी, सारी प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति को मॉर्गेज पे रखी थी, और अब उसने उनमें से कुछ प्रॉपर्टी को फिर से मॉर्गेज पे रख दिया, पर किसी और व्यक्ति के पास में। उसी के पास तो नहीं रख सकते, उसके पास तो पहले से ही है मॉर्गेज पे। उनमें से एक प्रॉपर्टी को निकालकर किसी थर्ड पर्सन के पास में पुनः मॉर्गेज पर रख दिया। एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति और पुनः बंधक, यही 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस लाइन में, कि किसी अन्य व्यक्ति के पास में पुनः बंधक पर रख दिया। बंधक पर तो थी पहले से, और उन प्रॉपर्टी को फिर से बंधक पर रख दिया है। लास्ट, पाश्चिक बंधककर्ता यानी कि जिसके पास में बाद में रखा है, पाश्चिक यानी कि बाद वाले बंधककर्ता को ये राइट है, ये अधिकार है कि पहले वाले बंधककर्ता को वो बाउंड कर दे। ये बाउंड करे कि जो तुम्हें जो प्रॉपर्टी बंधक रखी गई थी और उसके एवज में जो उसने पैसे लिए थे, तुम्हें वो जो अगर पैसे वसूल करने हैं तो जो तुम्हारे पास मॉर्गेज रखी गई है उस प्रॉपर्टी में से वसूल कर लो, मेरी वाली में से मत करो, क्योंकि मैं भी तो इसी से ही वसूल करूंगा। मैं किससे वसूल करूंगा, वो नहीं देगा तो तुम हो सके जितनी हो सके उससे वसूल करो, और अगर बाई चांसली नहीं हो पाती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी की बारी आएगी। अब मैं एग्जांपल देती हूं इसका। ये ए है, अब इसके पास में एक्स वाई जेड, ये 3 प्रॉपर्टी है। इसने बी को क्या किया है, ये मॉर्गेज है, इसके पास में प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रख दी है। ए ने ये प्रॉपर्टी इसको मॉर्गेज पे रख दी और इसके बदले में इससे क्या ले लिया, वही 1 लाख रुपए वाला अपना एग्जांपल, 1 लाख रुपए ले लिए। अब थोड़े टाइम बाद में भाई साहब को और पैसों की जरूरत पड़ी। अब सोचा क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, जेड प्रॉपर्टी को निकाल दिया और सी के पास में फिर मॉर्गेज पर रख दिया। किस प्रॉपर्टी को, जेड को। एक प्रॉपर्टी को
उसके पास और मॉर्गेज पे रख दिया और उससे भी कुछ पैसे ले लिए। श्योरली मॉर्गेज भी रखेगा तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही, इससे भी कुछ ले लिया। अब बी को अपना 1 लाख रुपया वसूल करना है, क्योंकि ये दे नहीं रहे हैं, तो बी को अपना 1 लाख रुपया वसूल करने के लिए वो क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी में से निकलवाएगा वो पैसे। तो सी बी को ये बाउंड करेगा कि आपको जो 1 लाख रुपया वसूल करने हैं ना, वो आप इन 2 प्रॉपर्टी में से कर लो, इन 2 प्रॉपर्टी में से कर लो। जेड को मत हाथ लगाना। अगर इन 2 प्रॉपर्टी में से आपके पूरे पैसे नहीं निकलते हैं तब जेड को छेड़ना। उससे पहले आप जेड को, जो कि मेरे पास और मॉर्गेज पे रखी है, उस प्रॉपर्टी को मत छूना, क्योंकि वो मेरे पास मॉर्गेज पे है और मेरे से भी उसके एवज में पैसे लिए हुए हैं। तो ये व्यक्ति किससे निकलवाएगा अपने पैसे, इस प्रॉपर्टी में से तो निकलवाएगा। तो वो इसको सबसे पहले इसके लिए बाउंड करता है कि तुम्हें अपने जो पैसे निकलवाने हैं वो इन 2 प्रॉपर्टी में से निकलवा लो, जितने निकलवा सकते हो। 1 लाख अगर पूरे निकलते हैं तो अब तो कोई बात ही नहीं है, मामला खत्म। और अगर 1 लाख रुपए पूरे नहीं निकल पाते हैं, मान लो 80,000 रुपए निकले हैं, तो आप 20,000 के लिए जेड प्रॉपर्टी पर क्लेम करोगे। तब जेड प्रॉपर्टी पर भी आप उसमें से भी पैसे वसूल कर सकते हो। पर जितना हो सके सबसे पहले आप उन प्रॉपर्टी में से पैसे वसूल कीजिए जो अब केवल आपके पास रही है, उससे नहीं जो कि मेरे पास भी आ गई है। ये है हमारा पाश्चिक बंधकदार का एक क्रमबद्ध का एक जो सिद्धांत है वो दिया है सेक्शन 81 में। आज हमने उसको रीड किया है। तो पाश्चिक क्रेता का सिद्धांत 56 में है, पाश्चिक बंधकदार का सिद्धांत 81 में है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में कंट्रीब्यूशन, अंशदान का जो सिद्धांत है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान का जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। तो अंशदान का सिद्धांत कहां दे रखा है, अंशदान का सिद्धांत सेक्शन 81 में हमने क्या पढ़ा था, क्रमबंधन का सिद्धांत। 82 में है अंशदान का सिद्धांत। अंशदान अर्थ से ही वैसे समझ गए होंगे, अंश का हिस्सा, कंट्रीब्यूशन, आपकी कितना कितना हिस्सा आ रहा है, वही है अंशदान का सिद्धांत। इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो यहां क्या होगा कि प्रॉपर्टी, बंधक संपत्ति पर स्वामित्व रखने वाला 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। यहां पर जो प्रॉपर्टी पर स्वामित्व रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और सभी जितने व्यक्ति होंगे उन सबका अपना अपना अलग अलग अधिकार होगा, उनका सबका अपना अपना पृथक पृथक उस पर राइट होगा। ए की प्रॉपर्टी है तो ए का अपने हिसाब से हिस्सा होगा, बी का अपने हिसाब से हिस्सा होगा, सबका अपने अपने हिसाब से डिवाइड हिस्सा, उसका ऑनरशिप उनके पास में होगी। बंधक ऋण दे हो गया हो। अब क्या है, जो प्रॉपर्टी है जिसको बंधक रखा गया है और उससे ऋण लिया गया है, वो ऋण चुका दिया गया हो। ये सिद्धांत कब लागू होगा, जब वो ऋण लिया था वो चुका दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभूत ऋण के लिए सभी व्यक्ति अपने अपने स्वामित्व के अनुसार दायी होंगे। जितना जितना हिस्सा जिस व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है उतने वो अंश के लायबल होंगे। अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बता देती हूं
जिससे सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ये पूरा सेक्शन ही समझ में आ जाएगा। ए एक व्यक्ति है जिसने ये प्रॉपर्टी बी के पास में क्या कर रखी है, बंधक रख दी। ए के 4 बेटे हैं, एक्स, वाई, जेड, एक यू और सॉरी वी, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये 4 बेटे हैं। ए ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी थी और बी से पैसा लिया था। कितना पैसा लिया था, वही 1 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख। ए प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखने के बाद में मर गया। अब इस प्रॉपर्टी पर किनका अधिकार हो जाएगा, कौन उत्तराधिकारी हो जाएंगे इसके ये चारों बेटे बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो प्रत्येक बेटे के हिस्से में कितना आएगा, 1/4, 1/4, यानी कि y के हिस्से में 1/4, x के हिस्से w के हिस्से में 1/4, इसके भी 1/4, 1/4 और 1/4। तो ये चारों हिस्से इक्वली डिवाइड हो गए। पर मॉर्गेज तो एक ही आदमी के पास रखा है और पूरी की पूरी साथ में रखी है। हिस्सेदार उसके ऑनर वाले कितने बंदे, 4 पर्सन हैं। चारों का अपना अपना अलग अलग हिस्सा है, यानी 1/4, 1/4, 1/4। अब बी क्या करेगा, पैसा चाहेगा कि भाई जो 1 लाख रुपए मैंने तुमको दिए थे वो तुम मुझको वापस दो। मॉर्गेज वाला जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है, वरना वही है प्रॉपर्टी सेल करके निकलवाएंगे। तो अब जब बी पैसा मांगता है तो पूरा पैसा डब्ल्यू है वो चुका देता है, यानी कि 1 लाख पूरा का पूरा कौन दे देगा, डब्ल्यू दे देता है। अब पीछे कौन से लोग बचे, ये 3। तो क्या 3 अपने पैसे वाली जो उधारी थी उससे मुक्त हो जाएंगे, नहीं। जो पैसा इसने चुकाया है तो ये कितने पैसों तक चुका सकता था, कहां तक इसकी लायबिलिटी बनती है, इसकी लायबिलिटी बनती थी 25,000 तक, 1/4। 1 लाख का जो 1/4 होगा वहां तक ही डब्ल्यू लायबल था। बाकी जो 75,000 रुपीज हैं वो इनसे इक्वली वो वसूल करेगा, यानी कि 25,000 इससे, 25,000 इससे और 25,000 इससे, और इसका खुद का हिस्सा 25,000 ही था। अगर इसने पूरे 1 लाख रुपए दे दिए हैं तो ये इनसे अपने हिस्से, अपना जो अंश है वो वापस ले लेगा कि अब जो मैंने दिए हैं वो तो ठीक है, पर मुझे मेरे पैसे वो वापस चाहिए और वो पैसे इनको देने पड़ेंगे। ये सिद्धांत होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन का, यानी कि अंशदान का सिद्धांत, जहां पे प्रत्येक का अंश उसकी स्वामित्व के हिसाब से पहले से फिक्स होता है और वही उस अंश के लिए लायबल भी होगा, और उतना अंश उसको उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसने अपने अंश से अधिक दे दिया है। तो ये अंशदान का सिद्धांत है आपका। तो आज हमने देख लिया मार्शलिंग वाला सिद्धांत कंट्रीब्यूशन का, यानी कि क्रमबंधन का सिद्धांत और कंट्रीब्यूशन अंशदान का सिद्धांत। कंट्रीब्यूशन के अंदर मार्शलिंग में हमने पाश्चिक क्रेता का सिद्धांत भी देखा और पाश्चिक बंधक दार का भी सिद्धांत देखा। वो दोनों सेक्शन 56 में थे और ये सेक्शन 81 में, कंट्रीब्यूशन 82 में। तो आज हमने ये सारा क्रमबंधन और अंशदान का सिद्धांत पढ़ा है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एलएलबी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से
पढ़ना, बकायदा मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन को साथ ही पूछा जाता है, तो पूरा पढ़ना जिससे आप उसे अच्छे से लिख सकें। और जब आप उसको लिखें तो पूरी कोशिश कीजिए कि अपने कॉपी में एज ए एग्जाम्पल भी कुछ लिखिए, जिससे पता चले कि आप उस चीज को समझें। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।